हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे यागा ने सेथ एक मैजिकल ग्लव्स दिए हैं और उनकी वजह से सेथ अपने पावर्स का यूज नहीं कर सकता है और यागा ने उसे वो ग्लव्स उतारने से भी मना कर दिया है। अपसेट होके सेथ ये सारी ही बातें मेली को बता रहा था और कहता है कि यागा के कहने का मतलब ये था कि मेरी रियल पावर्स मैजिक में नहीं बल्कि किसी और चीज में है। ये सारी बातें मेलबा के डैड भी सुनते हैं जो कहते हैं कि यागा कैसा भी है लेकिन वो कभी भी कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं भूलता है। अगर उसने ऐसा कहा है कि तुम्हारी पावर्स कहीं और हैं तो उसका मतलब यही होगा कि तुम्हारी पावर्स सच में कहीं और हैं और तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत है। तभी वहाँ पे डॉग भी आता है और सभी को बताता है कि आज मैजेस्टी ने हमें मिलने के लिए पैलेस में बुलाया है। जिसके बाद सेथ, मेली और डॉग तीनों ही येलो कैट से मिलने के लिए पैलेस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे येलो कैट उन्हें बताती है कि तुम तीनों का डेट इतना ज्यादा हो गया है कि हमारी कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है, तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, या तो तुम अपना पूरा डेट वापस करो या मैं तुम्हें इस सिटी से निकाल दूंगी। जैसे सभी कहते हैं कि हम डेट वापस कर देंगे क्योंकि तीनों को इस सिटी से अभी नहीं निकलना था। जिससे डॉग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। बाद में हम देखते हैं कि सेथ एंड मेली पूरी ही सिटी को क्लीन कर रहे हैं और डॉग एक अलग जगह पे सफाई कर रहा है और वहाँ पे अपना इमेजिनरी फ्यूचर मेलबा के साथ सोच रहा है, जिसमें वो मेलबा के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर अपने जी रहा है। जब सेथ सफाई कर ही रहा था तभी उसकी नजर जाती है कि स्काई में कोई ब्रूम पे उड़ रहा है, जिससे वो जल्दी से उन लोगों के पास जाता है। वो देखता है कि ये तो डॉन एंड उसके चोरों की ग्रुप है जो सभी मिलकर सिटी में चोरी करने का प्लान बना रहे हैं। जैसे ही सेथ एंड डॉन एक दूसरे को देखते हैं वो तो शॉक रह जाते हैं। मेली भी उसी टाइम पे वहाँ पे आ जाती है और उन लोगों को इस हालत में देख के थोड़ा सा शॉक हो जाती है। सेथ बताता है कि ये सब चोर हैं और यहाँ पे अकेडमी में से ट्रेजर चुराने के लिए आए हैं। वो चोरों का ग्रुप उन पे अटैक करने जाता है लेकिन तभी मेली अपने मीटियर ड्रॉप का यूज करती है और सेथ से बताती है कि वो कितने टाइम से इसकी प्रैक्टिस कर रही है ताकि उसे बार बार अपनी दूसरी पर्सनालिटी को बाहर ना लाना पड़े। लेकिन उसके अटैक को डॉन ब्लॉक कर देता है। पता चलता है कि डॉन और उसका ग्रुप भी बिना ग्लव्स के अपने मैजिक को यूज कर सकता है। उसके बाद वो अपना स्पेशल पावर यूज करके मेली पे अटैक करने जाते हैं लेकिन मेली उन्हें ब्लॉक कर देती है और वो रियलाइज करती है कि उनके अंडरवेयर उसी मटेरियल से बनी हुई है जिस मटेरियल से ग्लव्स बनाए जाते हैं ताकि वो लोग अपना मैजिक यूज ना कर सकें। उसके बाद डॉन फिर से अपना फाट मैजिक यूज करता है लेकिन मेली उसे ब्लॉक कर देती है। अब मेली उन लोगों पे अटैक नहीं कर पाती है क्योंकि उन लोगों ने एक शील्ड बना ली थी जिससे मेली के सारे ही पावर्स को वो लोग ब्लॉक कर देते हैं। डॉन भी जब ये रियलाइज करता है कि सेथ के हाथ में ब्लैक सिल्वर ग्लव्स हैं और वो अभी अपनी मैजिक यूज नहीं कर सकता है तो वो तो सेथ के ऊपर हंसने लगता है। डॉन फिर सेथ को ऑफर करता है कि वो उसके ग्लव्स उतारने में उसकी हेल्प करेगा अगर वो ऐसा प्रिटेंड करेगा कि उसने उसके ग्रुप को नहीं देखा है, लेकिन सेथ ऐसा करने से मना कर देता है, जिससे डॉन थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि वो सेथ को बहुत ही हाई रिगार्ड में मानता था। जब उसने मॉन्स्टर को एक ही पंच में गिरा दिया था तब डॉन सेथ से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ था और इस तरह उसकी पावर को सील करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। साथ ही वो कहता है कि पावर इस वर्ल्ड में सब कुछ होती है और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो सभी चीजें डिजर्व करते हैं। सेथ उस पर चिल्लाता है, क्लेम करता है कि पावर इम्पोर्टेंट है लेकिन वही एक रास्ता नहीं है सबको जीतने का, और क्लेम करता है कि वो डॉन एंड उसके ग्रुप को बिना पावर्स के हरा देगा, जिससे डॉन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वहीं पर सेथ को मारने का डिसाइड कर देता है। फिर ब्रेव क्वार्टेट साथ में मिलकर अपने फाट मैजिक को यूज करते हैं लेकिन उसी टाइम पे क्रेजी मेली बाहर आ जाती है और उनके अटैक को ब्लॉक कर देती है। फिर मेली ही उन पर अटैक करती है जिससे बाकी के ग्रुप तो डिफीट हो जाता है, बस डॉन एंड उसकी शील्ड बनाने वाला ही बचता है। जिसके बाद सेथ वापस से क्रेजी मेली पे उन पर अटैक करने के लिए कहता है। उसकी बात मान के क्रेजी मेली भी अटैक करती है। उसी चीज का फायदा उठा के सेथ उड़ के जाता है एंड डॉन के फेस पे किक करके उसे नीचे गिरा देता है। अब सिर्फ शील्ड यूजर ही बचा था लेकिन क्रेजी मेली उस पे भी अपना पावर दिखा के उसे भी होश कर देती है। फिर वो अपने नॉर्मल सेल्फ में वापस आ जाती है। सेथ से कहती है कि हमें सिक्योरिटी को बुलाकर इन सबको सिक्योरिटी के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन तभी डॉन को होश आ जाता है और फिर वो मेली को हॉस्टेज रख लेता है, उसकी बॉन्ड भी नीचे गिरवा देता है और फिर वो सेथ को थ्रेटन करता है और उससे ट्रेजर चुराने के लिए कहता है। लेकिन मेली का पेट मिस्टर बबली डॉन पे अटैक करने लगता है और मेली को बचा लेता है। वही मिस्टर बबली जब डॉन पे अटैक कर रहा था तो वो रूफटॉप के एकदम पास में आ जाता है, नीचे गिरने लगता है। उसे गिरता हुआ देख के सेथ अपनी ब्रूम लेता है और उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन वो अपनी मैजिक पावर यूज नहीं कर सकता था क्योंकि उसने ग्लव्स पहने थे और उसे पता था कि अगर उसने ग्लव्स हटा दिए तो यागा उसकी ट्रेनिंग में हेल्प नहीं करेगा। लेकिन सेथ को पता था कि इस टाइम पे ये चीजें मैटर नहीं करती हैं, इसलिए वो अपना ग्लव्स उतार देता है जिससे उसे बहुत ही तेज इलेक्ट्रिक शॉक भी लगता है। लेकिन फिर भी वो डॉन के पास जाता है और उसे बचा लेता है और वापस से उसे रूफ पे ले आता है।
उसके बाद सेथ यागा के पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है ग्लव्स उतारने के लिए, जहाँ पे मैली कहती है कि कुछ इमरजेंसी थी इसीलिए सेथ ने अपने ग्लव्स उतारे। लेकिन सेथ मैली से मना करता है और कहता है कि वो इस चीज की ज्यादा चिंता ना करे और कहता है कि भले ही मैं एक्सपेल क्यों ना हो गया लेकिन मैं स्ट्रांग होने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करता रहूंगा। लेकिन यागा सेथ से कहता है कि अभी उसके एक्सपेल होने का टाइम नहीं आया है। फिर वो बताता है कि उसने अपने मैजिक क्रिस्टल से वो सब चीजें देखी जो सेथ ने करी थी और वो सेथ की तारीफ करता है क्योंकि उसे पता था कि उस टाइम पे उसकी पावर यूज करना कितना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। फिर उसके बाद वो सेथ के ग्लव्स उसे वापस दे देता है जिसने रिपेयर कर दिए थे और अब उन्हें उसने ओपन फिंगर ग्लव्स में कन्वर्ट कर दिया था। फिर वो सेथ से कहता है कि तुम बिना ग्लव्स के अपना मैजिक इसलिए यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम इसलिए बने ही नहीं हो। तुम अपना मैजिक बिना ग्लव्स के भी यूज कर सकते हो, इसीलिए जब तुम ग्लव्स पहनते हो तो तुम्हारे मैजिक यूज करने में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। फिर यागा सेथ से ग्लव्स पहन के मैजिक गैदर करने के लिए कहता है। जब सेथ ग्लव्स पहन के मैजिक गैदर करता है तो वो बहुत सारा मैजिक एक साथ में गैदर कर लेता है। अब इसके बाद सभी मेलबा के ग्रुप में जाते हैं जहाँ पे सेथ अपना फूड एंजॉय कर रहा था और यागा अपने न्यूज़पेपर में होली नाइट्स के बारे में पढ़ रहा था। सेथ बताता है कि होली नाइट सभी की स्टोरी के विलन्स हैं, लेकिन यागा उसे डम कहता है और कहता है कि होली नाइट्स भी सिर्फ इंसान है और वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और इंसानों के बीच में भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं, इसलिए उन्हें विलन का लेबल देना सही चीज नहीं है। और विजर्ड्स को तो इस बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट हर इंसान को यही लगता है कि विजर्ड विलन होते हैं। सेथ को भी यागा की बातें समझ आने लगती है। फिर यागा कहता है कि रियल में तो उसने अभी तक किसी भी अच्छे होली नाइट से नहीं मिला है, लेकिन मैली कहती है कि जरूर कोई ना कोई गुड होली नाइट भी जरूर होगा। नेक्स्ट सीन में हम होली नाइट को देखते हैं जो कि फिशिंग करते करते सेथ को पकड़ने की बातें कर रहा होता है, जो दिखने में इतना ज्यादा विलन जैसा भी नहीं लगता है। फिर वो एक बड़ी सी फिश को कैप्चर भी कर लेता है। उन्हीं की शिप में एक नया सोल्जर आया था, उसे ऐसा लगता है कि हमारा कैप्टन ज्यादा रिलायबल नहीं है, लेकिन एक पुराना सोल्जर उसे कहता है कि हमारा कैप्टन तभी काम करता है जब हमें एक्शन की जरूरत होती है। रात को डार्ट सभी के लिए खाना बनाता है, जहाँ पे न्यू सोल्जर को अभी भी लगता है कि डार्ट बहुत ही यूजलेस है क्योंकि इस टाइम पे उसे लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए और वो यहाँ पे बैठ के सबके लिए खाना बना रहा है। डार्ट भी उस सोल्जर के फेस पे डिसअपॉइंटमेंट देखता है, जिससे अपसेट होकर वो बाहर जाता है। तभी वहाँ पे बहुत तेज बारिश होने लगती है एंड उसके शिप में बहुत ही नुकसान होता है, जिसके बाद वाइस कैप्टन एंड सभी लोग मिलकर शिप को ठीक करने लगते हैं। नेक्स्ट डे वहाँ पे मैसेंजर आते हैं और उसे बताते हैं कि दूसरे स्क्वाड को मॉन्स्टर के साथ बैटल में लड़ना पड़ा, जहाँ पे उन्हें बहुत ही ज्यादा लॉस हुए हैं और उनकी शिप भी टूट गई है। तभी वो न्यू कैप्टन से मिलते हैं जिनका नाम एडमंड था और उनका पूरा स्क्वाड भी वहीं था, जो उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी लड़ाई एक फ्लाइंग मॉन्स्टर के साथ हुई थी, लेकिन उन्होंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया। डार्ट को फर्क नहीं पड़ता है कि मॉन्स्टर उसके बाद कहाँ गया, लेकिन वह एडमंड की टीम से कहता है कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। उसके बाद एडमंड डार्ट को दिखाता है कि उसने कितने ही सारे विजर्ड्स को ब्लैक सिल्वर केजेस में कैप्चर करके रखा है। फिर वो डार्ट के सोल्जर से अपनी शिप को रिपेयर करने के लिए कहता है, जहाँ पे डार्ट कुछ सोल्जर्स को उसकी शिप रिपेयर करने के लिए भेजता है। अब वो जो न्यू सोल्जर था वो एडमंड के साथ जाने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो डार्ट के साथ रहेगा तो उसका कुछ ज्यादा अच्छा फ्यूचर नहीं होगा, जहाँ पे डार्ट भी उसे जाने की परमिशन दे देता है। अब शिप रिपेयर होने के बाद जब डार्ट एडमंड को ये बता ही रहा था, तभी वापस से वो फ्लाइंग मॉन्स्टर उनके ऊपर से उड़ते हुए जाता है, जिसे देखकर एडमंड तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन डार्ट कहता है कि मॉन्स्टर उन पर अटैक करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो पास ही के टाउन में जा रहा है। ये सुनकर एडमंड तो खुश हो जाता है और उसे अच्छा लगता है कि वो टाउन भले ही बर्बाद हो जाए, लेकिन यहाँ से एडमंड और उसकी टीम शांति से निकल जाएगी। जो न्यू सोल्जर था उसे ये सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एडमंड उसे कहता है कि हमारा काम सिर्फ विजर्ड्स को पकड़ना है और हमारा काम मॉन्स्टर से लड़ना नहीं है। साथ ही में वो उस न्यू सोल्जर को अपना रैंक बता के उसे चुप रहने के लिए कहता है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन तभी डार्ट बीच में आके कहता है कि होली नाइट्स का काम विजर्ड को कैप्चर करना है, क्योंकि विजर्ड नॉर्मल लोगों के ऊपर बहुत ही सारा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी इस टाइम पर वो मॉन्स्टर भी वही करने वाला है, इसलिए हमें उससे लड़ाई करनी चाहिए। लेकिन एडमंड कहता है कि हम उस मॉन्स्टर को मार नहीं सकते हैं। डार्ट फिर अपने आदमियों से लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहता है। साथ ही वो कहता है कि एक मॉन्स्टर से बिना मैजिक पावर के लड़ना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन उसके सारे ही सोल्जर फिर भी बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसे देखकर वो न्यू सोल्जर भी साथ में लड़ने के लिए अग्री होता है। रात होती है जहाँ पे डार्ट एंड उसके सोल्जर उस मॉन्स्टर से लड़के वापस आ जाते हैं। उन दोनों इस मॉन्स्टर को हरा भी दिया था। एडमंड को तो बिलीव ही नहीं होता है कि डार्ट सरवाइव करके वापस आ गया है। फिर वो डार्ट से कहता है कि अब उसकी शिप रिपेयर हो गई है, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है।
लेकिन डार्ट उसकी तरफ अपने बो को पॉइंट करता है और कहता है कि वो शिप अब तुम्हें बिलोंग नहीं करती है। वाइस कैप्टन फिर सारे ही लोगों को कैप्टिव में से बाहर निकाल के लाता है जिसे एडमंड ने विजर्ड बताया था, और उनमें से एक भी विजर्ड नहीं होते हैं। डार्ट को इस चीज का सस्पेक्ट बहुत टाइम पहले ही हो गया था और उसे पता था कि एडमंड किस तरह का आदमी है, इसीलिए वो उसे अरेस्ट करने का डिसाइड करता है, उसने जितने ही क्राइम्स करे थे उन सब के लिए। फिर वो कहता है कि इसे जो भी सजा होगी वो हमारे जनरल देंगे। साथ ही में डार्ट को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रैंक में ऊपर जाने के लिए इनोसेंट लोगों को इस तरह से हार्म पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ आर्टेमिस सिटी में मेली सेथ को सिटी घुमा रही होती है क्योंकि वहाँ पे नए फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले थे। वो सेथ को बताती है कि हर साल येलो कैट यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज ऑर्गेनाइज करती है ताकि यहाँ के लोगों की स्पिरिट हाई रहे। सेथ को लगता है कि वो भी एक फन गाय है, इसीलिए वो भी इंजॉय करेगा, लेकिन डॉक उसे करेक्ट करते हुए बताता है कि जो येलो कैट है वो यहाँ पर इतने सारे फेस्टिवल्स एंड पार्टी इसीलिए थ्रो करते हैं क्योंकि उन्हें फॉरेन गैस से पैसे चाहिए होते हैं और उनके पॉलिटिकल रिलेशन भी दूसरों के साथ अच्छे बने रहे। लेकिन सेथ एंड मेली को इन सब चीजों के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है और वो इसी तरह पार्टी इंजॉय करना चाहते थे। डॉग उनसे कहता है कि ठीक है, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, लेकिन तुम दोनों क्यों ना ब्रूम रेस में पार्टिसिपेट करो क्योंकि जीतने वाले को बहुत ही सारा प्राइज मिलता है। जिसके बाद सेथ एंड मेली वहाँ पे पार्टिसिपेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, लेकिन सेथ को पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन फीस तो बहुत ज्यादा है। सेथ इस चीज के बारे में कंप्लेन कर ही रहा था, रिच स्पॉइल ब्रैट का ग्रुप वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे वो सभी सेथ का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब उनके ग्रुप के लीडर का नाम निक होता है जो बहुत ही ज्यादा रिच होता है और हर साल ब्रूम रेस वही जीतता है। उसके बाद निक सेथ की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है कि तुम अल्मा के डिसाइपल हो ना, और साथ ही में वो अल्मा का मजाक भी उड़ाने लगता है और कहता है कि अल्मा एक लोन वुल्फ है और वो हमारी आर्टेमिस सिटी इसलिए छोड़ के चली गई क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वीक है और वो अपने साथ सिर्फ वीक लोगों को ही रखती है। सेथ जिस पे बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है कि मैं एंड अल्मा दोनों ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। निक उसे चैलेंज करता है और कहता है कि अगर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो ब्रूम रेस में मेरे साथ पार्टिसिपेट करो, जिससे सेथ उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद निक वहाँ से चले जाता है। मेली फिर सेथ की तारीफ करती है और कहती है कि तुम एल्मा के बारे में बहुत ही अच्छी बातें करते हो, लेकिन तुमने मुझे एल्मा के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बताया। वो एल्मा के बारे में उससे ज्यादा चीजें पूछती है। सेथ कहता है कि वो मेरी टीचर ही नहीं, वो मेरी मदर भी हैं। वो भले ही दिखने में थोड़ी खड़ूस लगती हो, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, अनकाइंड हार्टेड है। उसके बाद रेस का टाइम स्टार्ट होता है जहाँ पे सेथ फर्स्ट टाइम रियल स्पोर्ट्स ब्रूम देखता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है। तभी वहाँ पर निक अपनी लेटेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मॉडल ऑफ रेसिंग ब्रूम लेके आता है एंड सेथ को टीज करने लगता है और कहता है कि तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है कि तुम मेरे सामने जीत सको। तभी मेली भी रेस ज्वाइन करने आ जाती है एंड सेथ को कहती है कि हम दोनों इस रेस को साथ में जीतेंगे। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है, सेथ तो मेली के साथ बहुत ही स्पीड में अपनी ब्रूम को चला रहा होता है, जिससे सभी सरप्राइज होते हैं कि वो इतनी ओल्ड ब्रूम को भी इतने इजीली चला सकता है। और फिर वो ऑलमोस्ट निक के पास में पहुंच गया था। देन सडनली उनके पास में एक जायंट रोबोट आता है। पता चलता है कि उस जायंट रोबोट को खुद मैजेस्टी ही ऑपरेट कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी इस रेस को जीते एंड प्राइज मनी को अपने साथ ले जाए। वो जानबूझकर वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है और जानबूझ के दूसरे रेसर्स को अटैक करती है और उसकी स्पेशल अटेंशन तो सिर्फ सेथ के ऊपर थी, जहाँ पर मेली उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। सेथ को पता था कि अब उसे चीजें अपने हाथ में ही लेनी होंगी, जिससे वो मैजेस्टी के रोबोट की तरफ जाता है और वहाँ पर जाकर उन्हें अपना मैजिक टाइटन पंच हिट करने वाला था, लेकिन मैजेस्टी के रोबोट्स में से मैजिक बीम्स निकलने लगती हैं, जिससे सभी को लगता है कि अब तो सेथ का काम तमाम हो गया। लेकिन अब वो सीख चुका था कि उसे बैरियर मैजिक किस तरह यूज करना है, जिससे वो बीम को ब्लॉक कर देता है एंड मैजेस्टी के रोबोट को भी तोड़ देता है। अब वहाँ से मैजेस्टी को अपनी जान बचा के भागना पड़ता है और एक्सप्लोजन होने की वजह से मेली अपने ब्रूम से दूर जाके गिरने वाली होती है, लेकिन सेथ उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि हम लोग फिनिशिंग लाइन साथ में क्रॉस करेंगे। अब रेस ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली थी, जहाँ पे निक अभी भी लीड कर रहा होता है। सेथ भी अभी भी उनके पीछे था, लेकिन जैसे ही वो लोग स्पीड पकड़ते हैं, जो निक के पार्टनर्स थे वो नीचे गिरने वाले होते हैं, लेकिन निक उनकी चिंता करे बिना फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाता है एंड रेस जीत जाता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि कोई भी उसके लिए चेयर नहीं कर रहा है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि सेथ ने उसके पार्टनर्स को बचा लिया और इसीलिए वो रेस जीत नहीं पाया और सभी लोग उसी के लिए चेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट डे डॉग मेलबा के कैफे में बैठा हुआ था और सोचता है कि उसके सर पे इतना डेट है और तब तक वो मेलबा से शादी नहीं कर सकता है, जिससे वो गुस्सा होके जॉब के ऑफर्स को देखने लगता है, लेकिन उसे कोई भी ऑफर अच्छा नहीं लगता है और वो सारे पेपर्स को फेंक देता है। तभी उसकी नजर एक पेपर में जाती है जहाँ पे उसे अच्छी पेमेंट भी मिलने वाली थी, लेकिन बदले में उसे मॉन्स्टर हंटिंग करनी होती है। डॉग इसे भी रिजेक्ट करने ही वाला था क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस था। तभी वहाँ पे सेथ एंड मेली आ जाते हैं और उसके पास में आके इस क्वेस्ट को पढ़ लेते हैं।
डॉक उस पेपर को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर बबली उसे रिट्राइव कर लेता है, जिसके बाद वो उस क्वेस्ट को पढ़ते हैं। पता चलता है कि ये रंबल टाउन से है, जो होली नाइट्स के कंट्रोल में है। वहाँ पे हाल ही में एक मॉन्स्टर को स्पॉट किया गया है, लेकिन होली नाइट्स इस बात पे बिलीव नहीं करते हैं, इसीलिए सिविलियंस के पास कोई और चॉइस नहीं थी और विज़र्ड से ही उन्होंने हेल्प मांगी थी। सेथ उनकी हेल्प करना चाहता था और मैली भी उसका साथ देने के लिए अग्री होती है, लेकिन डॉक उन लोगों का साथ देने के लिए अग्री नहीं होता है क्योंकि ये रिक्वेस्ट बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी। सेथ एंड मैली उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर हमारा काम हो गया तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन डॉक मना करता है और कहता है कि ये सब कुछ होली नाइट्स का प्लान भी हो सकता है विज़र्ड्स को कैप्चर करने के लिए। साथ ही वो उनसे कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो अकेले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में नहीं आऊंगा। तभी वहाँ पे मेलवा आ जाती है एंड क्वेस्ट का पेपर लेके रीड करती है एंड सेथ से पूछती है कि तुम वहाँ पे मॉन्स्टर को कैप्चर करने के लिए जाओगे। सेथ कहता है कि अगर हम तीनों साथ में जाते तो काम बहुत ही इजीली हो सकता था। डॉक मना करने ही वाला था, तभी मेलवा डॉक की तारीफ करने लगती है और कहती है कि वो कितना ही ब्रेव है कि सभी की हेल्प करने के लिए कहीं पे भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी प्रेजिंग सुन के ब्रेव भी वहाँ पे जाने के लिए अग्री हो जाता है। तभी वहाँ पे यागा भी आ जाता है एंड सेथ को बेस्ट ऑफ लक कहता है। साथ ही वो कहता है कि अपने बैटल्स को केयरफुली चूज करना। उसके बाद वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेकिन तभी डार्ट भी उन्हें स्पॉट कर लेता है एंड वो होली नाइट के जनरल को कांटेक्ट करता है। यहाँ सेथ को तो बहुत ही मजा आ रहा था, वो अपनी ब्रूम से सनसेट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन डॉक उसे वापस से शिप में आने के लिए कहते हैं क्योंकि वो लोग टाउन के पास पहुंच गए थे और कहता है कि ये टाउन अभी भी होली नाइट्स के अंडर में है, इसलिए वो किसी भी विज़र्ड को वहाँ पे एंटर नहीं होने देंगे और वो सेथ से अपने हॉर्न्स को हाइड करने के लिए कहता है। सेथ उसकी बात मान के अपने हॉर्न्स को हाइड कर लेता है और उस टाउन के बारे में पूछता है। मैली बताती है कि ये टाउन इंडस्ट्रियल एज का एक रिमाइंडर है जहाँ पे चीजें बहुत ही ज्यादा लाउड हैं और वो बताती है कि ये टाउन खुद कांस्टेंट नॉइज निकालता रहता है, इसीलिए उसे रंबल टाउन कहते हैं। उसके बाद वो लोग सिटी में पहुंच के क्वाइट एली में अपने शिप को पार्क करते हैं। सेथ तो इस टाउन को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है क्योंकि उसने इतनी वियर्ड चीजें पहले कभी नहीं देखी होती हैं। डॉक उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि रंबल टाउन बहुत ही ज्यादा हैवीली पॉपुलेटेड है और अगर लोगों ने उसे देख लिया तो वो उसे होली टाउन को रिपोर्ट कर देंगे। आगे चल के उन्हें पास में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे उन्हें बहुत ही कंफ्यूजन होती है कि वो अपने क्लाइंट से कैसे मिले, क्योंकि ये टाउन पूरा ही मेज की तरह बना हुआ था, इसलिए उन्हें रास्तों के बारे में भी ज्यादा पता नहीं था। आगे जाकर डॉक अपनी नीज पे गिर जाता है क्योंकि इस टाउन में बहुत ही ज्यादा स्मोक थी और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो लोग रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन मैली नोटिस करती है कि मिस्टर बबली मिसिंग है, जिससे वो एंड सेथ दोनों ही मिस्टर बबली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। आगे जाके वो मिस्टर बबली को एक डार्क एली में ढूंढ लेते हैं। फिर सेथ मैली से कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही चीजें अजीब लग रही हैं। तभी उनके पीछे से कोई बहुत ही स्पीड में निकलता है। सेथ कंफ्यूज होता है तो मैली कहती है कि ये जरूर वही मॉन्स्टर होगा जिसके बारे में हमें रिपोर्ट मिली थी, जिससे मैली एंड सेथ इमीडिएटली उसे कैप्चर करने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। लेकिन मॉन्स्टर अपने ब्रूम से स्पीड करके आगे जाता है और अपने विंड मैजिक का यूज करके उन्हें दूर उड़ा देता है। जब वो अपना बैलेंस रिगेन करते हैं तो मैली पॉइंट आउट करती है कि यहाँ पे 2 आइडेंटिकल मॉन्स्टर हैं और जैसे ही वो उस पे वापस से अटैक करने चाहते हैं, सेथ डिसाइड करता है कि वो उन्हें खुद ही फेस करेगा और उनकी तरफ बढ़ने लगता है और अपना मैजिक यूज करके उन पे अटैक करता है और साथ ही में उनके विंड मैजिक को डॉज भी करता जाता है। फिर उसके दिमाग में यागा की बातें आती हैं, जहाँ पे यागा ने कहा था कि वो अपना मैजिक यूज करने से पहले अपने दिमाग में स्ट्रॉन्गेस्ट चीज को सोचे, जहाँ पे सेथ एल्मा के बारे में सोचता है और अपना न्यू मूव उन पे अटैक करता है जिसका नाम स्कल अटैक था, जो कि बहुत ही पावरफुल अटैक था। वो अटैक इतना पावरफुल था कि जिससे एक मॉन्स्टर तो वहीं पे डिफीट हो जाता है, लेकिन उसे कवर करने के लिए दूसरा मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। सेथ उस पर भी अटैक करने ही वाला था, तभी उन्हें फ्लूट की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही फ्लूट की आवाज सुनाई देती है तो वो रैट लाइक मॉन्स्टर वहां से रिट्रीट करके भाग जाते हैं। फ्लूट की आवाज सुनते ही सेथ भी डिसाइड करता है कि वो मॉन्स्टर को परस्यू करेगा और मैली से कहता है कि वो स्काई से उनका पीछा करे एंड ट्रैप लगाए। अब सेथ अपनी ब्रूम राइड करता है और मॉन्स्टर पे वापस से अटैक करने ही वाला था, तभी वो देखता है कि वहाँ पे डजन्स ऑफ रैट लाइक मॉन्स्टर आ चुके हैं और सब एक ही तरफ भाग रहे हैं, जैसे कि वो सभी हिप्नोटाइज हो चुके हैं। सेथ सभी को एक साथ में पकड़ने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी कोई सेथ को पकड़ के उसे साइड में धक्का देके गिरा देता है। सेथ दीवार से टकराता है जिससे उसकी ब्रूम भी टूट जाती है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है जिसने मम्मी जैसी कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा मॉन्स्टर के साथ क्या रिलेशन है। सेथ उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। वो आदमी खुद को विज़र्ड ग्रिम कह के इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि रैट मॉन्स्टर उसके प्रे है। साथ ही वो क्लेम करता है कि मे बी सेथ के पास ऐसा कोई क्लू है जिससे वो मिस्ट्री सॉल्व करने में उसकी हेल्प कर सकता है। फिर से वो सेथ से पूछता है कि तुम इन मॉन्स्टर के साथ क्या करने वाले थे।
लेकिन सेथ उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे फ्रीक को कुछ भी कहना नहीं है। तभी वो ग्रिम अपनी डार्क सॉर्ड अपने हाथ में से बाहर निकालता है एंड सेथ को अटैक करने के लिए थ्रेटन करता है, लेकिन सेथ उस पर फर्स्टली अटैक कर देता है, लेकिन ग्रिम तो उसे किक करके दूर फेंक देता है। लेकिन सेथ गिव अप नहीं करता है एंड वो ग्रिम के ऊपर मीटियोर ड्रॉप करने चाहता है, लेकिन ग्रिम उसे इजीली काउंटर कर देता है। जिसके बाद सेथ उस पर हील किक करने चाहता है, लेकिन उसका दुश्मन उसे भी ब्लॉक कर देता है और उस पर पावरफुल स्पेल से अटैक करता है। जिसके बाद ग्रिम उसे गिव अप करने के लिए कहता है, लेकिन सेथ उसकी बात नहीं मानता है एंड उस पर स्कल अटैक करता है, लेकिन ग्रिम उसे भी काउंटर कर देता है। लेकिन दोनों की पावर साथ में कोलाइड हो जाती हैं, जिससे वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। मैली भी उससे देखती है और जल्दी से सेथ के पास जाती है और जाते ही ग्रिम पे अटैक करती है, लेकिन ग्रिम उसके अटैक को भी ब्लॉक कर देता है। अभी अपनी फाइट कंटिन्यू कर पाए इसके पहले ग्रिम उन्हें बताता है कि हमने यहाँ पे बहुत ही नॉइस क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे कभी भी लोग आ सकते हैं, और कहता है कि मैं किसी के भी सामने नहीं आना चाहता हूँ, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो सेथ से प्रॉमिस करता है कि वो सेथ से मिलने जरूर आएगा। ग्रिम के वहाँ से जाते ही सिटी के सिटीजन वहाँ पे आ जाते हैं और उनके साथ में कुछ होली नाइट्स भी होते हैं एंड सभी सेथ एंड मैली को देख लेते हैं। होली नाइट्स तो सेथ एंड मैली को देख के घबरा जाते हैं और अपने कैप्टन कॉनरैड के पास जाकर उन्हें सेथ एंड मैली के बारे में बताते हैं। जब कॉनरैड को पता चलता है कि सिटी के अंदर 2 विजिट्स आ गए हैं और उन्होंने आके सिटी में डिस्ट्रक्शन किया है, तो उससे तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे प्राइड भी फील होता है कि उसका फाइनली टाइम आ गया कि वो विजिट्स को कैप्चर करने वाला है। जिसके बाद वो अपने सारे ही सोल्जर को विजिट्स को ढूंढने के लिए भेज देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सेथ, मैली एंड डॉग एक डस्टबिन में छुपे हुए हैं। डॉग सेथ पे गुस्सा करता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने अगर वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी होती तो हमारे पीछे इतने लोग नहीं पड़े होते। सेथ कहता है कि इसमें मेरी नहीं, मॉन्स्टर्स की गलती है, यहाँ पे एक नहीं कई सारे मॉन्स्टर हैं। ये सुनते ही डॉग तो बहुत ही खुश हो जाता है, उसे लगता है कि वो इतने सारे मॉन्स्टर्स पकड़ लेगा तो वो रिच हो जाएगा और इजीली मेलबा से शादी कर लेगा। यहाँ पे कॉनरैड भी विजिट्स को ढूंढने जाने के लिए तैयार होने वाला था, लेकिन जैसे ही वो अपने ऑफिस में जाता है उसे वहाँ पे डार्ट बैठा हुआ मिलता है। एक टाइम पे डार्ट कॉनरैड का सीनियर था, लेकिन उसके बाद डार्ट को कोई भी प्रमोशंस नहीं मिले, इसलिए आज डार्ट एंड कॉनरैड एक ही लेवल पे हैं। कॉनरैड डार्ट से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। डार्ट कहता है कि मैं यहाँ पे विजिट्स को पकड़ने आया हूँ, मैंने तुम्हारी सिटी में कुछ विजिट्स को आते हुए देखा था। कॉनरैड कहता है कि जरूर ये वही विजिट्स होंगे जिन्होंने कल रात को सिटी में डिस्ट्रक्शन किया है, और कहता है कि उन विजिट्स को तो मैं ही पकड़ूंगा। लेकिन डार्ट उसे बताता है कि जनरल ने ऑर्डर दिया है कि वो इसमें इंटरफेरेंस ना करे। ये सुनते ही कॉनरैड तो गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो तो खुद ही विजिट्स को पकड़ना चाहता था, लेकिन डार्ट अपनी स्मार्टनेस से कॉनरैड को अपने साइड ले लेता है। नेक्स्ट डे हम सेथ के ग्रुप को देखते हैं जो कि उसी आदमी के घर गए थे जिन्होंने मॉन्स्टर को ढूंढने की एड दी थी। पहले तो वो आदमी उन्हें उनके घर में नहीं आने देता है, लेकिन क्रेजी मैली उसे थ्रेटन करती है, जिससे वो आदमी उन्हें घर में आने देता है। जहाँ पे उस पर्सन की वाइफ बताती है कि फर्स्ट टाइम उस मॉन्स्टर को हमारे एल्डेस्ट सन ताज ने देखा था, जो कि उस मॉन्स्टर के कांटेक्ट में आया था। जहाँ पे सेथ एंड उसके फ्रेंड्स को लगता है कि मे बी ताज की डेथ हो चुकी है, लेकिन तभी पीछे से ताज आता है जिसने मास्क पहना था, जिससे सभी रिलीफ फील करते हैं। डॉग उससे कहता है कि तुम लकी हो कि मॉन्स्टर के कांटेक्ट में आने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी वो लड़का स्नीजिंग करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि वो पर्पल स्नॉट स्नीज कर रहा है। तभी उस लड़के के पेरेंट्स बताते हैं कि होली नाइट्स हम पे बिलीव ही नहीं कर रहे हैं कि सिटी में मॉन्स्टर्स हैं, क्योंकि हम लोग इमिग्रेंट्स हैं। और उसे ये भी डर था कि अगर होली नाइट्स को पता चल गया कि उनका बेटा इन्फेक्टेड है तो वो लोग उसे सिटी में से बाहर निकाल देंगे, इसलिए अब वो सेथ एंड उसके फ्रेंड्स की हेल्प नहीं लेना चाहता है। लेकिन सेथ मना करता है और कहता है कि हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। जिसके बाद ताज उन्हें वही जगह पे लेके जाता है जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम मॉन्स्टर के कांटेक्ट में आया था, और वो कहता है कि उसने आज तक सिर्फ एक ही मॉन्स्टर को देखा है। मैली कहती है कि जिस मॉन्स्टर को उसने देखा है वो जाइंट मॉन्स्टर था और वो ही बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है और अपनी छोटी छोटी ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है। फिर वो लोग उसी अबैंडन्ड फैक्ट्री में आते हैं जहाँ पे ताज ने फर्स्ट टाइम उस मॉन्स्टर को देखा था। जिसके बाद सेथ उसे थैंक्स कह के उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके बाद वो लोग फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, जहाँ पे दरवाजा तोड़ के जब सेथ अंदर जाता है तो वहाँ पे उसे अजीब सी ज़ीब्रा जैसी दिखने वाली ट्री दिखती है। उसने इस ट्रीज के बारे में आल्मा से भी सुना था। आल्मा ने बताया था कि जहाँ पे मॉन्स्टर्स होते हैं वहाँ पे ऐसी ट्री ग्रो करती हैं, लेकिन सेथ ने आज से पहले इतनी बड़ी ट्री कभी नहीं देखी थी। डॉग कहता है कि यहाँ पे जरूर वो सोर्स मॉन्स्टर बहुत टाइम से होगा, तभी ये ट्री इतनी बड़ी हो गई है। सडनली वहाँ पे ग्राउंड रंबल होने लगता है, जिससे वो लोग बाहर जाते हैं। लेकिन बाहर जाते वो लोग देखते हैं कि होली नाइट्स सिविलियंस को सिटी से एवैक्यूएट कर रहे हैं और ऑर्डर दे रहे हैं कि कोई भी इस एरिया में नहीं दिखना चाहिए वरना वो उसे अरेस्ट कर लेंगे। डॉग को पता चल
जाता है कि ये टाउन अनस्टेबल है, इसीलिए लोगों को स्पेसिफिक एरिया में मूव किया जा रहा है, तब तक इस टाउन को ये लोग प्रॉपर्ली बैलेंस कर लेंगे। एन कहता है कि मे बी मॉन्स्टर भी सेफ एरिया में चले गए होंगे, लेकिन सेथ मना करता है और कहता है कि जब उसने फर्स्ट टाइम मॉन्स्टर को देखा था तो ये सिटी पूरी ही खाली थी, इसलिए हमें मॉन्स्टर का वेट करना चाहिए। देन फिर वो लोग स्काई में जाते हैं, ब्रूम पे मॉन्स्टर का वेट करते हैं। कुछ देर बाद एक बड़ा सा मॉन्स्टर उन्हें वहाँ पे आते हुए दिखाई देता है। मैली सेथ से कहती है कि अगर उन्होंने सारे मॉन्स्टर को एक प्लेस पे गैदर कर लिया तो वो उन्हें कैप्चर कर सकती है, जिससे सेथ ब्रूम से कूद जाता है, मॉन्स्टर के ग्रुप पे अटैक करने लगता है। वो पहले तो अपने अटैक एंड रेबल से मॉन्स्टर को ट्रैप कर लेता है और उनपे हंसने लगता है, लेकिन उनमें से एक रैट अपनी टेल से सेथ के ऊपर विंड मैजिक से अटैक करता है। सेथ उन पे मीटियोर अटैक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे दूर गिरा देते हैं। मैली एंड डॉग जल्दी से सेथ के पास जाते हैं, लेकिन सेथ उनसे कहता है कि हमें कैसे भी करके मॉन्स्टर को कैप्चर करना होगा, जिसके बाद मैली अपना स्पेशल पावर यूज करती है। मैली सेथ से कहती है कि वो मॉन्स्टर को कुछ देर नीचे रखे ताकि वो अपना स्पेशल मैजिक प्रिपेयर करके उन्हें ट्रैप कर सके और डेंजर जोन से बाहर निकल सके। उसके बाद मैली अपना स्पेशल मैजिक यूज करके सारे ही मॉन्स्टर्स को ग्रेविटी केज में ट्रैप कर लेती है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं एंड सपने देखने लगते हैं कि वो उन पैसों को किस तरह यूज करेंगे। मैली कहती है कि अब हमें सारे ही मॉन्स्टर को स्पेशल स्क्रोल में सील करना होगा। तभी स्काई में से और मॉन्स्टर उस ट्रैप में फंसते ही जा रहे थे, जिससे सेथ एंड डॉग तो बहुत ही खुश हो रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे ग्रिम आ जाता है एंड वो पॉइजन से सारे ही मॉन्स्टर्स को मार देता है, जिससे सेथ एंड उसके फ्रेंड्स के सारे ही सपने टूट जाते हैं। जब ग्रिम को पता चलता है कि सेथ एंड उसके फ्रेंड्स मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ना चाहते थे, तो वो सेथ से पूछता है कि क्या तुम ये सब एक वुमेन के कहने पे कर रहे हो? तो सेथ कहता है इससे तुम्हें क्या है, और वो ग्रिम पे अटैक करने के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन तभी ग्रिम वहाँ से उड़ के चले जाता है क्योंकि अब उसे सेथ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। डॉग मैली से कहता है कि वो ग्रिम को अपनी चेन से बाइंड कर दे, लेकिन मैली की चेन सिर्फ उसे टच होकर वापस आ जाती है। लेकिन मैली कहती है कि ये तो अच्छा है, अब वो मार्क हो चुका है, इसलिए ग्रिम हमारे पास कभी भी आएगा तो हमें पता चल जाएगा। रात को हम देखते हैं कि सेथ अभी भी अपसेट था क्योंकि ग्रिम ने उसके सारे जिंदा मॉन्स्टर्स को मार दिया था। डॉग को लगता है कि ग्रिम बहुत ही डेंजरस है और उसे लगता है कि कई सारे सिटीजन्स पिछले पास्ट डेज में गायब हुए हैं, उनके पीछे ग्रिम का ही हाथ होगा। साथ ही वो सेथ से कहता है कि मैं बहुत ही थक चुका हूँ और मैं कल ही आर्टेमिस सिटी वापस जा रहा हूँ क्योंकि अब ये सब मुझसे नहीं होने वाला है। सेथ अपसेट होता है, लेकिन डॉग उसकी बात का जवाब नहीं देता है। फिर सेथ डॉग से पूछता है कि उन रैट मॉन्स्टर के फोरहेड पे जो सिंबल था उनका क्या मीनिंग है। डॉग बताता है कि सारे ही मॉन्स्टर्स की बॉडी पे कुछ न कुछ मार्क होता है और उनका कुछ मीनिंग होता है, और इन्हीं मीनिंग के बारे में वो सालों से रिसर्च कर रहा है। लेकिन एक चीज बहुत ही क्लियर है, अगर उनका मार्क ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस मॉन्स्टर को कोई विजिट कंट्रोल कर रहा है। फिर डॉग कहता है कि जो लोग इन मॉन्स्टर को कंट्रोल करते हैं उन विजिट्स को हम अबॉमिनेटर्स कहेंगे और वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। दूसरी तरफ कॉनरैड अपनी सिटी में एक प्ले कर रहा था जहाँ पे वो इमिग्रेंट्स का मजाक उड़ा रहा था। डार्ट कॉनरैड के पास आता है और उससे कहता है कि अगर तुमने ये कंटिन्यू किया तो हमारे टाउन में बहुत ही ट्रेजेडी हो सकती है, लेकिन कॉनरैड कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इन्फेक्टेड एंड इमिग्रेंट्स हमारे सिटी के पार्ट नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो हमारी सिटी से जितना जल्दी निकल जाए उतना बेटर रहेगा। फिर वो कॉनरैड से पूछता है कि तुम अपने जेनोसाइड प्लान में इतना तो नहीं खो गए ना कि तुम्हारे अंडर से मॉन्स्टर निकल गए और तुम्हें पता भी नहीं चला हो। लेकिन कॉनरैड उसकी कोई भी बातों का जवाब नहीं देता, जिससे डार्ट भी डिसाइड करता है कि वो कॉनरैड से कुछ भी नहीं पूछेगा क्योंकि रेम्बल सिटी उसके अंडर में नहीं आती है। लेकिन कॉनरैड से वो कहता है कि कुछ ही दिन में यहाँ पे जनरल आने वाले हैं और वो अपने साथ में होली नाइट्स को लेके भी आएंगे और सिटी की पेट्रोलिंग करेंगे। कॉनरैड कंफ्यूज होकर पूछता है कि ऐसा क्यों होगा, तो डार्ट रिप्लाई करता है कि जनरल का मानना ऐसा है कि जो हॉर्न विज़ार्ड है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए वो पर्सनली उससे डील करना चाहते हैं। कॉनरैड को रियलाइज होता है कि उसने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया क्योंकि अगर जनरल को पता चल गया कि वो टाउन में किस तरह रह रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट डे डॉग आर्टेमिस सिटी जा रहा था तो सेथ उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर सभी लोगों को अकेले छोड़ के चले जाओगे, तो डॉग कहता है कि मैं ऐसी डेंजरस जगह पे नहीं रह सकता हूँ। सेथ उसे कहता है कि मैं यहीं रहूंगा और यहीं पे मॉन्स्टर से डील करूंगा, जिस पर डॉग कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, और ऐसा कहके वहाँ से जाने लगता है। मैली सोचती है कि अब वो लोग क्या करेंगे। यहाँ पे सेथ को भी भूख लगती है और उसे लगता है कि उसे ताज के घर जाना चाहिए जहाँ पे उन्हें शायद खाने के लिए कुछ मिल जाए। लेकिन जैसे ही वो ताज के घर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि ताज का घर तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जैसे मानो उनके घर में किसी की फाइट हुई हो। तभी वहाँ पे एक नेबर आता है जो उन्हें बताता है कि आज सुबह ही अथॉरिटीज आई थी और सभी घरों में इन्फेक्टेड लोगों को एंड इमिग्रेंट लोगों को चेक कर रही थी। एंड जब उन्हें पता चला कि ताज इन्फेक्टेड है तो उसकी फैमिली को कैप्चर कर लिया गया। ये सुनकर सेथ उनके बारे में बहुत ही ज्यादा वरी होता है और इमिडिएटली उन्हें सेव करने का डिसाइड करता है।
यहाँ पे टाउन स्क्वायर में कॉनरेड सभी को बताता है कि इमिग्रेंट्स इन्फेक्टेड के साथ इन्वॉल्व थे एंड साथ ही में वो विज़र्ड्स के साथ मिलकर टेररिस्ट अटैक प्लॉट कर रहे हैं। वो कहता है कि ऐसा ही 15 साल पहले भी हुआ था। इमिग्रेंट्स यहाँ पे तुम्हारा घर, तुम्हारी जॉब और तुम्हारा सब कुछ छीनने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और सिटी में से सारे ही इमिग्रेंट्स को निकाल देंगे ताकि सिटी प्योरीफाई हो जाए। सिटीजन्स भी गुस्सा होते हैं एंड इमिग्रेंट्स को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। डार्ट ये सब कुछ देख रहा होता है और वो इंटरवीन करने का डिसाइड करता है। यहाँ पे सेथ एंड मैली भी ताज की फैमिली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन एंग्री मॉब्स को देखकर वो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि सिटी में डॉग भी फंसा हुआ है क्योंकि ये केओस होने की वजह से वो सिटी में से नहीं निकल पाया। जब वो वहाँ से जा ही रहा था तभी उसे रैट मॉन्स्टर का नेस्ट भी मिल जाता है, जिससे वो बहुत ही कंफ्यूज होता है। वो सोचता है कि सिटी में इतनी ऑब्वियस जगह पर अगर रैट मॉन्स्टर का नेस्ट है तो इस बारे में अभी तक होली नाइट्स को क्यों नहीं पता चला। लेकिन अब वो डिसाइड करता है कि वो सेथ एंड मैली को सब कुछ बता देगा और इस तरह टाउन के लोगों को छोड़ के नहीं जाएगा। जब वो वहाँ से सेथ के पास जाने ही वाला था तभी वहाँ पे एक होली नाइट आ जाता है जो उसे वहीं पे ट्रैप कर लेता है क्योंकि डॉग ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। दूसरी तरफ हम ताज को देखते हैं जिसे सिविलियंस ने कैप्चर कर लिया है और वो उसे जिंदा जलाने वाले हैं। ताज सभी उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन सब उससे कहते हैं कि तुम इन्फेक्टेड हो और तुम्हारी वजह से और लोग भी मर सकते हैं। तभी वहाँ पे सेथ भी आ जाता है और वो वहाँ के टाउन के पर्सन को टच करता है और कहता है कि अब तुम भी इन्फेक्टेड हो और सभी को टच करने के लिए थ्रेटन करता है, जिससे डर के सभी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो ताज को कंफर्ट देता है। तभी मैली आती है एंड उन्हें वहाँ से सेफ स्पॉट पे ले जाती है। सेथ ताज से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो ताज बताता है कि होली नाइट्स मेरे पेरेंट्स को ले गए हैं। मैली कहती है कि कोई जरूर उसके पेरेंट्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा। सेथ कहता है कि कोई और नहीं बल्कि वो कॉनरेड ही इन्हें इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा। तभी उन्हें वहाँ पे सिटीजन्स ढूंढ लेते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे सेथ मैली से कहता है कि वो ताज को ले जाए। लेकिन यहाँ पे मैली की क्रेजी मैली साइड बाहर आ गई थी जो कहती है कि अभी हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बल्कि हमें सिटीजन से लड़ना है। सेथ उसे मना करता है लेकिन क्रेजी मैली नहीं मानती है, जिसके बाद सेथ के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो ताज एंड मैली दोनों को ही उठा के वहाँ से भागने लगता है। जब वो भाग के आगे जा ही रहा था तभी उनकी तरफ एक कैनन बॉल उड़ के आती है। पता चलता है कि कॉनरेड ने अपनी आर्टिलरी यूनिट को वहाँ पे असेंबल किया है और ये उसी के पार्ट का फाइनल प्लान है, जहाँ पे उसे विज़र्ड्स को सरेंडर करवाना था और उनसे सरेंडर करने के लिए कहता है। कॉनरेड कहता है कि तुम सरेंडर कर दो वरना सिविलियंस के होते हुए भी मैं तुम पे अटैक करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। सेथ गुस्सा होता है एंड उन पे अटैक करता है, लेकिन होली नाइट अपनी शील्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। तभी एक स्वॉर्ड्समैन सेथ की तरफ बढ़ के आ ही रहा था, लेकिन क्रेजी मैली आती है एंड सेथ को बचा लेती है। कॉनरेड भी तब लड़ने के लिए आ जाता है और उसके हाथ में एक जायंट लेंस होता है जिससे वो सेथ पे अटैक करता है। मैली सेथ को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पे डार्ट आ जाता है एंड वो मैली के हाथ में से उसकी वॉन्ड को नीचे गिरवा देता है। सेथ अभी भी उनसे लड़ना चाहता था, लेकिन कॉनरेड उसे बताता है कि उन्होंने डॉग को कैप्चर कर लिया है और अगर डॉग की जान प्यारी है तो उन्हें यहीं पे अभी लड़ना बंद करना होगा। फिर वो सेथ को मारने लगता है, लेकिन डार्ट कॉनरेड को रुकने के लिए कहता है और कहता है कि जनरल को ये लड़का जिंदा चाहिए, जिससे कॉनरेड सेथ के ग्लव्स उतार देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ग्लव्स उतारने के बाद सेथ अपना मैजिक नहीं कर पाएगा। उसके बाद डार्ट कहता है कि सेथ को अंडर एस्टिमेट मत करना और वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद कॉनरेड को पता चलता है कि सिटीजन्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं, जिससे उन्हें शांत करने के लिए कॉनरेड के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो सेथ को उन एंग्री मॉब्स के सामने ले जाता है और सभी को बताता है कि सेथ ही वो मास्टरमाइंड है जिसने टेररिस्ट अटैक करवाए थे। वो ताज को भी दिखाता है और कहता है कि इन दोनों के कहने पर ही सारे इमिग्रेंट्स मॉन्स्टर्स के नेस्ट में छुपे हुए हैं जो कि स्लम एरिया में है। सेथ चिल्ला के सभी को वार्न करने की कोशिश करता है कि कॉनरेड झूठ बोल रहा है, लेकिन कॉनरेड उसकी तरफ हंसता है और कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर वो सिटीजन से कहता है कि हमें इमिग्रेंट्स को एक्सटर्मिनेट करना होगा और उनके लिए कोई भी मर्सी नहीं दिखानी होगी, जिससे सभी अग्री होते हैं। लेकिन जैसे ही सिटीजन स्लम एरिया में जाते हैं वो गेट्स बंद कर देता है और कहता है कि इमिग्रेंट्स के साथ साथ तुम सब भी स्लम एरिया में ही मरने वाले हो ताकि मैं इस सिटी को सेफ रख सकूं। सिटीजन्स उसे रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मानता है एंड अपने सोल्जर को कैनन फायर करने के लिए कहता है, जिससे गुस्सा होकर सेथ उसके फेस पर टाइटन पंच करता है और कॉनरेड जाके दूर गिरता है। कॉनरेड को तो बिलीव ही नहीं होता है कि सेथ बिना ग्लव्स के अपने मैजिक को यूज कर सकता है, लेकिन अब उसे इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने पॉकेट में से फॉरबिडन मसल जूस निकालता है और उसे पी जाता है, जिससे वो बहुत ही बल्क अप कर लेता है, लेकिन साइड इफेक्ट से उसके सारे ही बाल टूट जाते हैं।
जिसके बाद सोल्जर्स कैनन बॉल फायर करते हैं, लेकिन कैनन बॉल मिड एयर में ही रुक जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ग्रिम आ गया है, जो कि सेथ के पास में आके खड़े होता है और अपनी बॉडी में सारे ही कैनन बॉल्स को ऑब्जर्व कर लेता है। फिर वो सेथ के हाथ में बैंडेज बांध के देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम फ्लूट प्ले करने वाले डोमिनेटर से एसोसिएट करते हो। तो सेथ रिप्लाई करता है कि उसे तो पता भी नहीं है कि ग्रिम किस बारे में बात कर रहा है, तो तुम रैट मॉन्स्टर के साथ काम क्यों कर रहे थे। सेथ उसे कहता है कि वो तो बस मॉन्स्टर्स को यहाँ पे जिंदा पकड़ने के लिए आया था, जिससे ग्रिम भी उसकी बातों पे बिलीव करता है। उसके बाद वो अपने बॉडी में ऑब्जर्व किए हुए कैनन बॉल्स को बाहर निकालता है और उसे आर्टिलरी यूनिट्स पे फेंकता है, जिससे वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। सेथ उससे पूछता है कि तुम अब हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो, जिससे ग्रिम उससे पहले की मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि यहाँ पर मैं एक वुमेन को ढूंढने आया था जो फ्लूट से मॉन्स्टर को कंट्रोल करती है, और उसे लगा था कि सेथ एंड उसका ग्रुप उसी वुमेन के साथ एसोसिएट करते हैं। सडनली वहाँ पे बहुत तेज हवा चलने लगती है एंड क्लॉक टावर हिलने लगता है। वहाँ पर एक वुमेन आती है जो कि फ्लूट प्ले कर रही थी। वो वहाँ के सारे ही मैजिक को गैदर करती है एंड मॉन्स्टर की आर्मी को सिटी पर अटैक करने के लिए कमांड करती है। ग्रिम इमीडिएटली उसे रोकने के लिए उसके तरफ बढ़ता है, जहाँ पे सेथ भी ग्रिम का साथ देने का डिसाइड करता है एंड ताज से कहता है कि तुम कहीं पे छुप जाओ। लेकिन कॉनरैड अभी भी सेथ के साथ लड़ना चाहता था, इसलिए वो गुस्से में सेथ के पास अपना लेंस लेके आ जाता है। सेथ उसे कहता है कि अभी हमारे लड़ने का टाइम नहीं है, अभी टाउन डेंजर में है। लेकिन कॉनरैड कहता है कि उसे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, उसी ने उस डोमिनेटर गर्ल को हायर किया था अपने काम पूरे करने के लिए, और ऐसा कह के वो सेथ पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सेथ अपनी शील्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन सेथ की शील्ड इजीली टूट जाती है, जिसके बाद सेथ कॉनरैड पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉनरैड उसका अटैक इजीली अपने व्हाइट सिल्वर से रोक देता है। अब कॉनरैड के पास फाइट में अपर हैंड था, जिससे वो सेथ पे वापस से अटैक करता है एंड उसे डिफीट करने ही वाला था। लेकिन तभी सेथ उसकी मुस्टैच का मजाक उड़ाने लगता है। ताज भी खड़े हुए ये सब कुछ देख रहा था और वो सोचता है कि उसे कैसे भी करके सिटीजन्स को बचाना होगा, और उनके पास से निकल के गेट ओपन करने का डिसाइड करता है। यहाँ पे केज में मैली एंड डॉग दोनों थे, जहाँ पे मैली देखती है कि डॉग की हार्ट बीट कम से कम होती जा रही है। देखते देखते डॉग बिल्कुल हिलना बंद कर देता है, जिससे मैली समझ जाती है कि डॉग की डेथ हो गई है। वो बहुत तेज रोने लगती है। तभी एक प्लैंक उड़ के आता है एंड केज में लगता है एंड केज का गेट ओपन हो जाता है। लेकिन मैली अभी भी डॉग की डेथ को लेकर मौन कर रही थी। तभी मिस्टर बबली वहाँ पर मैली की वॉन्ड लेके आता है एंड 2 सोल्जर्स पर अटैक करता है। अब मैली डिसाइड करती है कि वो यहाँ बैठ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी और उसे अपने दोस्तों को बचाना होगा, और अब उसके होते हुए कोई भी मॉन्स्टर किसी को भी नहीं मार पाएगा। फिर वो लड़ने के लिए मॉन्स्टर से आगे बढ़ती है, लेकिन आगे बढ़ते ही उसके सामने डार्ट आ जाता है, जहाँ पे डार्ट अपना एरो उसकी तरफ पॉइंट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उससे मैली को नहीं मारता, बल्कि मैली की तरफ आते हुए एक मॉन्स्टर पे अटैक करता है। उसके बाद वो अपने सोल्जर से कहता है कि इस टाइम पे हमें विज़र्ड से डील नहीं करना है, सबसे पहले हमें मॉन्स्टर्स को मारना होगा, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। यहाँ पे ग्रिम भी आगे बढ़ते हुए जाता है एंड रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर आ रहे थे उन्हें मारता है और सोचता है कि डोमिनेटर गर्ल भला फ्लूट से ऐसा क्यों कर रही है, क्या इस सबके पीछे कोई ग्रैंड स्कीम छुपी हुई है। सडनली वो लड़की बहुत सारा मैजिक गैदर कर लेती है एंड एक कास्ट स्पेल करती है, जिससे उसकी वॉइस पूरे ही टाउन में फैल जाती है। फिर वो सबसे कहती है कि आज जो केओस फैला हुआ है वो उसी ट्रेजेडी की तरह है जो 15 साल पहले हुई थी, लेकिन इन सब चीजों में बस एक ही चीज मिसिंग है, ग्राउंड के अंदर जो केविंग थी वो। लेकिन वो कहती है कि वो ये भी करके दिखा देगी। फिर क्लॉक टावर बुरी तरह से हिलने लगता है एंड तेज रिंगिंग होने लगती है। यहाँ पे हम सेथ की लोकेशन पे देखते हैं, जो कि अभी भी नीचे ग्राउंड पे था। ताज डिसाइड करता है कि वो सिटीजन्स को इस तरह मरने नहीं देगा, इसलिए गेट ओपन करने के लिए वो भागने लगता है। कॉनरैड ताज पे अटैक करने जाता है, लेकिन सेथ उसका अटैक ब्लॉक कर देता है एंड ताज को टाइम देता है कि वो जाके गेट ओपन करे, लेकिन ताज से गेट ओपन नहीं हो पाता है। यहाँ पे सेथ एंड कॉनरैड की फाइटिंग कंटिन्यू थी, जहाँ पे सेथ कॉनरैड पे अटैक करता है, लेकिन कॉनरैड उसके अटैक को अपने लेंस से ब्लॉक कर देता है। कॉनरैड अपनी खुद ही तारीफ कर रहा था, लेकिन इसी का फायदा उठाकर सेथ उसके फेस पे बूट मारता है एंड उसे किक कर लेता है एंड उसके मुस्टैच चुरा के उसे मॉक करने लगता है। लेकिन कॉनरैड अभी भी बहुत ही गुस्से में था, जिससे वो सेथ का फेस ग्राउंड पे स्मैश कर देता है। तभी स्टॉर्म की वजह से जो बेल थी वो टावर से अलग हो जाती है और उड़ने लगती है। सेथ कहता है कि जिस भी जगह पर जाकर वो बेल गिरेगी उस जगह कोलैप्स हो जाएगी, लेकिन कॉनरैड हंसते हुए कहता है कि उस बेल को इस तरह प्रोग्राम किया है कि वो जाकर सीधे स्लम में गिरेगी, और वो खुश होता है क्योंकि उसका लॉन्ग टाइम एम्बिशंस आज पूरा होने वाला था। लेकिन जो फ्लूट वाली लड़की थी उसका तो कुछ और ही प्लान था।
फिर वो बेल जाकर सिटी के मेन पार्ट में गिरती है जहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट चीजें थी। ये सब कुछ देख के कॉनरैड तो बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइड हो जाता है और वो सोचता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। वो फ्लूट वाली लड़की हंसती है और पता चलता है कि ये उसने जानबूझ के किया था क्योंकि 15 साल पहले उसके साथ कुछ हुआ था। यहाँ पे 15 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। 15 साल पहले 4 इन्फेक्टेड बच्चों को उनके घर से जबरदस्ती उठा लिया जाता है और उन्हें वेपन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि वो मॉन्स्टर से फाइट कर सके। और उन 4 बच्चों में एक लड़की थी जिसका नाम हेमलिन था। उन चारों ही बच्चों को बहुत ही हार्श कंडीशन में रहना पड़ रहा था जिससे वो बहुत ही अपसेट रहा करते थे। तभी वहाँ पे काइंड होली नाइट भी था जो उन बच्चों को खुश करने के लिए हमेशा फ्लूट बजाता था और उसके बाद बच्चे हंसते थे तो उसने वो फ्लूट उन्हीं बच्चों को गिफ्ट कर दी थी। लेकिन ये सब कुछ देखना एक सोल्जर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो कोई और नहीं बल्कि यंगर कॉनरैड था जो कि इमिग्रेंट्स एंड इन्फेक्टेड से हेट करता था। अब कॉनरैड मौका पाते ही इन्फेक्टेड को थ्रेटन करता था, लेकिन वो ओल्ड होली नाइट कॉनरैड को ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि हमें ह्यूमंस को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, जिसके सामने कॉनरैड भी अच्छा बनने का नाटक करता है। लेकिन एक दिन जब कोई नहीं था तो कॉनरैड हेल्पर बनने का नाटक करता है और उन बच्चों को सेल में से फ्री कर देता है और सिटीजन से कहता है कि इन्फेक्टेड बच्चे जानबूझ के वहाँ से भाग गए हैं, जिससे सिटीजन गुस्सा होते हैं एंड उन बच्चों पे अटैक करने लगते हैं। पता चलता है कि जो 3 बच्चे थे वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन सही टाइम पे वो ओल्ड होली नाइट वहाँ पहुँच जाता है एंड हेमलिन को सेव कर लेता है। ये सब कुछ देखकर कॉनरैड को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। कुछ टाइम बाद उनकी सिटी में एक बड़ा सा मॉन्स्टर एग आके गिरता है जहाँ पे वो कैप्टन से कहता है कि उसे सिविलियन को एवेक्यूएट करने का चार्ज दिया जाए और साथ ही में वो उस विज़र्ड लड़की की हेल्प लेने के लिए कहता है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। जैसे ही कैप्टन हेमलिन को बाहर लेके आता है तभी पीछे से कॉनरैड आता है एंड उसे बैक में स्टैब कर देता है, जिससे हेमलिन डर जाती है। फिर कॉनरैड हेमलिन को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी कैप्टन उठता है एंड कॉनरैड को बॉल से पिन कर देता है एंड अपनी डाइंग ब्रेथ पर भी उस लड़की को वहाँ से भागने के लिए कहता है। हेमलिन पूरी ताकत से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देर आगे जाके वो नीचे गिर जाती है एंड रोने लगती है। सडनली उसके सामने उसकी फ्लूट गिरती है, जिससे वो फ्लूट लेती है एंड उसे प्ले करने लगती है क्योंकि उसे कुछ और नहीं आता था। लेकिन फ्लूट प्ले होते होते उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है और उसके मैजिक से सारे ही रैट मॉन्स्टर उसके पास में आ जाते हैं। पहले तो हेमलिन उन्हें देख के डरती है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि मॉन्स्टर वहाँ पे उसे हार्म करने नहीं आए हैं, बल्कि मॉन्स्टर को उसके म्यूजिक पसंद आया है, इसीलिए उसके पास आए हैं। वो देखती है कि मॉन्स्टर भी उसी की तरह हर्ट एंड मिजरेबल है एंड रियलाइज करती है कि उसमें एंड मॉन्स्टर में ज्यादा फर्क नहीं है। तभी वो देखती है कि जो होली नाइट्स हैं वो उनकी तरफ कैनन फायर कर रहे हैं, जिससे रैट मॉन्स्टर उसे सेफ्टी की तरफ ले जाते हैं। लेकिन वो देखती है कि जो कैनन अटैक था वो सिटी के उस पार्ट में जाके लगता है जहाँ पे इमिग्रेंट्स रहते हैं और उनके पूरे ही घर कोलैप्स हो जाते हैं। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसीलिए 15 साल बाद वो अपना रिवेंज पूरा करने के लिए आई है। अब सारे ही सिटीजन्स ने हेमलिन की स्टोरी भी सुन ली थी और उन्हें समझ आ गया था कि कॉनरैड कितना ही ईविल है और उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है और उसी की वजह से इमिग्रेंट्स के लिए इतनी हेट डेवलप हुई है। सारे ही सिटीजन्स अब कॉनरैड को हेट करने लगते हैं और उन्हें लगता है कि हेमलिन उनके साइड है, लेकिन हेमलिन कहती है कि तुम सब गलत हो और कहती है कि मैं यहाँ पर आज तुम सभी को मारने के लिए आई हूँ। फिर वो उस चेन को अटैक करती है जिसने टाउन को साथ में बांध रखा था। वहाँ के लोगों से कंप्लेन करते हैं कि तुम्हारे रिवेंज से हमारा तो कुछ भी लेना देना नहीं है। हेमलिन गुस्सा होती है और कहती है कि तुम सब लोग इसमें इक्वली गिल्टी हो क्योंकि तुमने 4 छोटे छोटे बच्चों को मारने की कोशिश करी थी और इसी वजह से मैं तुम सबकी एनिमी बन चुकी हूँ। जैसे ही वो अपना मैजिक करने ही वाली होती है तभी वहाँ पे ग्रिम आ जाता है और उसके मैजिक को डिस्पेल कर देता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन करने हैं। कॉनरैड इस मौके का फायदा उठाता है एंड अपने सोल्जर से कहता है कि जितने भी बचे हुए कैनन्स हैं उनको स्लम वाले पार्ट में फायर कर दिया जाए, जिससे सोल्जर भी उसके ऑर्डर को ओबे करते हैं। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद सैथ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, जिससे वो कॉनरैड को रंबल टाउन का सबसे वीकेस्ट पर्सन कहता है क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक सिंगल चीज भी लोगों को डिसीव करे बिना अचीव नहीं कर सकता है। गुस्सा होकर कॉनरैड सैथ के ऊपर अपना लेंस फेंकता है, लेकिन सैथ उसके लेंस को एक ही हाथ से दूर हटा देता है। कॉनरैड शॉक होता है लेकिन फिर से सैथ पे अटैक करने चाहता है, लेकिन सैथ को कोई भी डैमेज नहीं हुआ था। फिर वो अपने मैजिकल पावर का यूज करता है, तेजी से कॉनरैड की तरफ जाता है एंड उसे पंच करने लगता है, जिससे कॉनरैड पीछे हटता है तो वो अपना एक पावरफुल पंच उसके फेस एंड स्टमक पर भी करता है। कॉनरैड भी अपने फुल पावर से सैथ पर अटैक करता है, लेकिन सैथ अपने मैजिक को कॉन्सेंट्रेट करता है एंड अपने फिस्ट से ही लेंस को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद कॉनरैड सैथ को स्लैप करके हवा में फेंक देता है और उसकी तरफ अपना लेंस फेंकता है। लेकिन वो शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि सैथ ने लेंस के सारे ही पावर को अब्सॉर्ब कर लिया है, उसी तरह जिस तरह ग्रिन ने कैनन बॉल्स के मैजिक को अब्सॉर्ब किया था।
सेथ फिर अपना सारा ही मैजिक पावर गैदर करता है एंड कॉनरेड पे अटैक करता है। कॉनरेड अपने लेंस से उसे ब्लॉक करता है लेकिन ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता है एंड उसका लेंस टूट जाता है, जिससे कॉनरेड के पास खुद की सेफ्टी के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। सेथ फिर अपने पावर को गैदर करके कॉनरेड के फेस पे पंच करता है। जब सारी डस्ट सेटल होती है तो सेथ लेंस का सर बैंडेज से बाहर निकलता है एंड फिर वहाँ पे बेहोश हो जाता है। उसके अटैक ने वहाँ की वॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिससे सिटीजन्स भागते हुए अपने घरों में जाने लगते हैं। ताज भी फाइनली अपनी फैमिली से रियूनाइट हो जाता है। सेथ फिर खुश होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से डार्ट आता है और उससे कहता है कि तुम अंडर अरेस्ट हो। लेकिन तभी टाउन को साथ में रखने वाली चेन्स टूटने लगती हैं, जिससे सेथ डार्ट से कहता है कि ये टाइम उसे अरेस्ट करने का नहीं है बल्कि लोगों को बचाने का है। और डार्ट से कहता है कि तुम किस तरह के होली नाइट हो अगर तुम्हें लोगों की चिंता नहीं है, जिससे डार्ट उससे पूछता है कि तुम्हारा सपना था उसके बारे में क्या हुआ। सेथ उससे कहता है कि मेरा अभी भी यही सपना है कि मैं रेडिएंट को ढूंढ कर सारे ही मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर दूं। डार्ट उसकी डिटर्मिनेशन से बहुत ही इम्प्रेस होता है, लेकिन उससे कहता है कि जैसे यहाँ पे हम सब लोगों को बचा लेंगे मैं तुम्हें अरेस्ट करके यहाँ से ले जाऊंगा। यहाँ पर ग्रिम भी हैमलिन के साथ लड़ रहा होता है, लेकिन बार बार हैमलिन ही उसके अटैक को ब्लॉक कर रही थी एंड वो उससे जीत नहीं पाता है, जिससे ग्रिम उससे पूछता है कि तुम्हें इस तरह लड़ना किसने सिखाया है, लेकिन हैमलिन उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देती है। फिर ग्रिम उसकी तरफ स्मोक स्क्रीन भेजता है एंड जैसे ही स्मोक क्लियर होता है पता चलता है कि उसने हेमलिन को सॉर्ड से पॉइंट करके रखा है। फिर ग्रिम दो लोगों के नाम देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम इनसे रिलेटेड हो, लेकिन हेमलिन कुछ रिएक्ट नहीं करती है, जिससे वो उसे रियलाइज होता है कि वो उन लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं है। जिस पर ग्रिम कहता है कि ठीक है फिर तो मैं मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करके यहाँ से चले जाऊंगा। ये सुनते ही हेमलिन गुस्सा होती है एंड उससे अपनी हिडन ब्लेड से अटैक करती है। अपना खून देखकर ग्रिम बहुत ही डर जाता है, वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ मेली को जगाने के लिए मिस्टर बबली उसे हिला रहा होता है। उठते ही उसे रियलाइज होता है कि इस बार भी वो अपने फ्रेंड्स को बचा नहीं पाई, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेक फील होता है। इतने सारे इमोशंस में आके उसकी क्रेजी मैली साइड बाहर आ जाती है एंड गुस्से में आके उसके रास्ते में जितने भी रेड मॉन्स्टर्स आ रहे थे वो उन सबको मारती जाती है। तभी पीछे से सेथ आता है, जिसे देखकर क्रेजी मैली पहले तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है, लेकिन जैसे ही वो सेथ को देखती है वो रोने लगती है एंड अपने नॉर्मल सेल्फ में आ जाती है एंड उसे बताती है डॉग की डेथ हो गई है। लेकिन सेथ कहता है कि डॉग जिंदा है। फिर वो अपने पास में एक बेबी को दिखाता है जो बिल्कुल ही डॉग की तरह दिखता है, जिससे मैली बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है। सेथ बताता है कि जब वो टाउन में से भाग रहा था तो उसे डॉग की डेड बॉडी मिली थी। वो उसके पास रो ही रहा था, तभी डेड बॉडी के अंदर से एक छोटा सा बेबी बाहर आता है जो कोई और नहीं बल्कि डॉग ही होता है। जिस पर वो कहता है कि इन मॉन्स्टर का यही कर्स होगा। मैली तो उस बेबी को देख के बहुत ही खुश हो जाती है एंड डॉग को अपनी गोद में ले लेती है। तभी मैली के वॉन्ड में से एक लाइट ग्लो बाहर आता है। मैली बताती है कि ये वही ट्रैकर है जिसे उसने ग्रिम की चेन में लगाया था एंड वो ट्रैकर उसी साइड जाता है जहाँ पे ग्रिम था। तभी ग्रिम उनके सामने आता है और उन्हें कहता है कि अब मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ। साथ ही में वो उन्हें हेमलिन के लिए वार्न करता है और कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं उससे अकेले नहीं लड़ सकता हूँ, और सेथ से वहाँ से रिट्रीट करने के लिए कहता है ताकि वो सारे ही मॉन्स्टर को मार दे। लेकिन सेथ कहता है कि वो ये अलाउ नहीं करेगा। जिस पर ग्रिम उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है, तो सेथ मना करता है। जिस पर मैली कहती है कि मेरे पास एक आइटम है जिसका यूज करके मैं उस गर्ल को रिस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ। ग्रिम को भी उनका आइडिया अच्छा लगता है और उनकी हेल्प करने का डिसाइड करता है, लेकिन डॉग को इन सब का पार्ट नहीं बनना था, जिससे वो डॉग को सेफ जगह पे छोड़ के हेमलिन की तरफ बढ़ते हैं। हेमलिन फिर अपने रेड मॉन्स्टर्स को उन पे अटैक करने के लिए भेजती है, लेकिन सेथ अपने पावरफुल स्कल मैजिक का यूज करके उन पे अटैक करता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। लेकिन हेमलिन फिर अपने वाइड एरिया विंड मैजिक का यूज करती है और पहले से भी ज्यादा मॉन्स्टर को उन पे अटैक करने के लिए भेजती है, जिससे सेथ दूर जाके गिरने वाला होता है। लेकिन तभी आकर कोई उसकी हेल्प कर देता है। जब सेथ को टावर के अंदर होश आता है तो उसके सामने एक हुडेड मैन था। सेथ उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो हुडेड मैन अपना हुड उतारता है, जहाँ पर रिवील होता है कि उसके सर पे भी 2 हॉर्न है, उसी तरह जिस तरह सेथ के सर पे है। वो खुद को पॉइडन कह के इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं तो बस एक ऑब्जर्वर हूँ, जिसे वर्ल्ड किस तरह काम करता है वो देखना पसंद है। फिर वो सेथ के फेस पे जो बैंडेड थी उसकी तरफ पॉइंट करके कहता है कि तुम इसे हटा क्यों नहीं देते, इसे हटाते ही तुम अपने ट्रू पावर को यूज कर पाओगे। लेकिन सेथ उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता है और बताता है कि ये बैंडेड उसने जब फर्स्ट मॉन्स्टर के साथ फाइट करी थी तब एक चोट लग गई थी, उसके स्कार को छुपाने के लिए है, और आल्मा ने मुझे ये बैंडेड बांध के दिया था और मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं कभी भी इस बैंडेड को ना उतारूं। पाइडन से कहता है कि तुम्हें ही नहीं पता है कि तुम्हें मैजिक किस तरह यूज करना है, तो अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा ये सील हटा के दे सकता हूँ। सेथ को समझ नहीं आता है कि पाइडन क्या कहना चाहता है। पाइडन फिर उससे पूछता है कि तुम किसके लिए फाइट करते हो, क्योंकि तुम किसी की भी साइड फाइट करो इविल तो हर जगह है।
सैथ उसके क्वेश्चन का आंसर कर पाए उसके पहले ही टावर रंबल होने लगता है, जिससे सैथ वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते पाइडन से उसकी हेल्प करने के लिए उसे थैंक यू कहता है। सैथ को जाते हुए देखकर पाइडन खुद से कहता है कि मैन सैथ फिर से जल्दी मिलने वाले हैं, लेकिन तब तक वो होप करता है कि सैथ की डेथ ना हो जाए क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सैथ ही उसकी फैमिली है। यहाँ पे ग्रिम एंड मैली हेमलिन की तरफ जाते हैं, जहाँ पे ग्रिम मैली को अश्योर करता है कि सैथ सर्वाइव कर गया है। उसके बाद ग्रिम अपना स्मोक स्क्रीन मैजिक यूज करता है और मैली हेमलिन के पीछे जाती है एंड मॉन्स्टर्स के ऊपर अपना पावरफुल सीलिंग मैजिक यूज करती है, लेकिन हेमलिन उसके मैजिक को ब्लॉक कर देती है, चिल्लाती है और कहती है कि कोई भी मेरे ब्रदर्स को इस तरह हार्म नहीं कर सकता है और उस पर अपना मैजिक यूज करने चाहती है। लेकिन तभी मैली जंप करके आती है और उसे अपने वॉन्ड से मार्क कर देती है, लेकिन मैली उसे धक्का देके नीचे गिरा देती है एंड चिल्लाते हुए कहती है कि कोई भी उसे अपना बदला लेने से रोक नहीं सकता है। मैली उसे रुकने के लिए कहती है और कहती है कि इस तरह वो किसी को भी हार्म ना करे। हेमलिन कहती है कि इस टाउन के लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था और अब मेरा चांस है तो मैं भी इनसे सब कुछ छीन लूंगी, जिसके पास मैली का कोई भी रिप्लाई नहीं था। तभी पीछे से ग्रिम आता है एंड हेमलिन पे अटैक करने वाला था, लेकिन हेमलिन अपनी पावर का यूज करके ग्रिम पे ही अटैक करने जाती है, लेकिन उसकी सारी ही पावर उस लैंटर्न में अब्सॉर्ब होने लगती है जिस लैंटर्न को मैली पकड़ के खड़ी थी। मैली ने पहले ही हेमलिन को अपने वॉन्ड से मार्क कर दिया था, इसीलिए वो उसके पावर को कलेक्ट कर पा रही थी। तभी ग्रिम कहता है कि सैथ ने मुझे कहा था कि मैं डोमिनेटर को ना मारूं, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि मेरे पास किसी को भी मारने की एबिलिटी नहीं है। फिर वो अपने बूट में से एक जायंट स्क्रोल निकालता है और उसके अंदर से एक जायंट स्वॉर्ड को निकालता है और उसके हेल्प से सारे ही मॉन्स्टर्स को एफर्टलेसली स्लाइस कर देता है। लेकिन तभी हेमलिन सारे ही मॉन्स्टर्स को अपने स्क्रोल में अब्सॉर्ब कर लेती है एंड ग्रिम से कहती है कि मेरे भाइयों के साथ मेरा जो बॉन्ड है उसे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करो। फिर वो अपने कंबाइंड मैजिक से ग्रिम की तरफ अटैक करती है और ग्रिम की स्वॉर्ड थी वो ज्यादा देर तक अटैक झेल नहीं पाती है एंड वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म स्क्रॉल में आ जाती है। मैली कंप्लेन करती है और कहती है कि अगर इस लड़की ने ज्यादा देर तक अपने पावर को मॉन्स्टर से कंबाइन करके रखा तो वो इसे नहीं रोक पाएगी। हेमलिन तो यहाँ पर सभी को ब्लास्ट करने के लिए तैयारी हो रही थी, बट सडनली उसके पीछे का फ्लोर ब्रेक होने लगता है एंड उसमें से सैथ बाहर आता है और वो भी हेमलिन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हेमलिन अपने स्वॉर्ड उसकी तरफ पॉइंट करती है और उससे कहती है कि तुम एक फूल हो, जब तुम मेरा अटैक को सर्वाइव कर गए थे तो तुम्हें वापस से मुझसे लड़ने आने की क्या जरूरत थी। और ऐसा कहके वापस से वो सैथ की तरफ उसे अटैक करने जाती है। सैथ उसके अटैक को डॉज कर देता है और इसकी ब्लेड को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जरूर रोकूंगा, जिससे गुस्सा होकर हेमलिन अपना विंड मैजिक उसकी तरफ ब्लास्ट करती है, लेकिन इससे भी सैथ को कोई भी हार्म नहीं होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा अटैक यागा के पनिशमेंट से तो कम ही है, इसलिए मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर सैथ हेमलिन की तरफ जाता है और उसे अटैक करता है। हेमलिन भी पीछे नहीं हटती है एंड अपनी पावर का यूज करके उस पर अटैक करने जाती है, जिससे सैथ भी अपनी स्कल पावर का यूज करता है एंड हेमलिन के अटैक को ओवरपावर कर देता है। हेमलिन से कहती है कि तुम मेरे दुश्मनों की हेल्प कर रहे हो, पर सैथ कहता है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों की नहीं, मैं सिर्फ नॉर्मल लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, जिस पर गुस्सा होकर वो अपने अटैक की पावर और भी ज्यादा बढ़ाती है और उससे कहती है कि यहाँ के लोग सेविंग के लायक नहीं हैं। सैथ उसके अटैक को सर्वाइव करता है और उससे कहता है कि यहाँ के लोग बस सर्वाइव करना चाहते हैं, वो और कुछ भी नहीं चाहते, इवन वो प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। हेमलिन कहती है कि तुम बेवकूफ हो अगर तुम्हें ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ के जो नॉर्मल लोग थे उन्होंने ही सिटी में होली नाइट्स को आने दिया और इनोसेंट विजर्ड्स के खिलाफ इतने सारे क्राइम करने दिए, इसीलिए वो सभी को मार देना चाहती है। लेकिन जब सैथ उससे कहता है कि तुम वही चीज कर रही हो जो कॉर्नाड कर रहा था, तो ये सुन के हेमलिन को बहुत ही बुरा लगता है। हेमलिन कहती है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लोग कभी भी विजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो हमेशा उन्हें इन्फेक्टेड आउटकास्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे और हमेशा उनसे इसी तरह डरते रहेंगे। फिर वो उससे कहती है कि तुम राइट साइड चूज कर लो लड़ने के लिए, लेकिन सैथ कहता है कि मैं सबको बचाऊंगा और इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जिससे हेमलिन गुस्सा होती है और सैथ पे एक साथ कई सारे अटैक्स करने लगती है और कहती है कि अगर तुम सबको बचाना चाहते हो तो तुम में और मुझ में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसा कह के वो सैथ को ग्राउंड से प्रेस कर देती है, लेकिन सैथ अपने पावर का यूज करके खड़े होता है और उससे कहता है कि जो तुम कह रही हो वो एकदम गलत है। पूरी सिटी की हालत इस फाइट की वजह से बहुत ही खराब, जिससे ग्रिम अपने पावर का यूज करके पता लगाता है कि सैथ एंड हेमलिन की फाइट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। उसके बाद हेमलिन सैथ के पास आती है उससे बात करने के लिए। सैथ कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी लोगों को माफ नहीं कर पाता, मेरे साथ भी लोगों ने इसी तरह का बिहेव किया है। जिस पर हेमलिन पूछती है तो तुम अब क्या चाहते हो।
कहता है कि मैं भी उन लोगों को इजीली हार्म कर सकता था जो मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, लेकिन एल्मा के मना करने पर मैंने कभी भी किसी को भी अटैक नहीं किया। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारा पेन समझ सकता हूँ और तुम्हारे रिवेंज लेने की नीड्स को भी मैं समझ सकता हूँ। उसकी ऐसी बातों से हेमलिन बहुत ही इमोशनल हो जाती है एंड उसके शोल्डर पे अपना सर रख देती है। सेथ उससे कहता है कि मैं तुम्हें वो मॉन्स्टर कभी नहीं बनने दूंगा जो लोग विजर्ड्स को समझते हैं। उसके बाद वो स्ट्रोल को फेंक देता है जिससे सारे ही मॉन्स्टर्स को उसने टेम करके रखा था और अपनी स्वॉर्ड लेके हेमलिन को ग्राउंड से पिन कर देता है। लेकिन सेथ उसे अटैक नहीं करता है। जैसे ही वहाँ पे स्टॉर्म डिसअपीयर होता है, हेमलिन रोने लगती है और उसे कहती है कि मैंने तुम पे बिलीव करके बहुत ही बड़ी गलती करी। फिर वो उसे होली नाइट्स का डॉग कहती है और कहती है जल्दी ही तुम्हारे मास्टर्स आएंगे एंड तुम्हारे सामने मुझे एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन सेथ कहता है कि मैं तुम्हें उनके हवाले नहीं करूंगा। हेमलिन कहती है कि बीच में खड़े रहने से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें एक साइड तो चूज करनी ही होगी, और कहती है कि तुम एक फूल हो इसीलिए तुम एक साइड चूज नहीं कर सकते हो, और तुम अगर मुझे होली नाइट्स के हवाले कर दोगे तो इससे अच्छा तो यही है कि तुम्हें मुझे मार दो। लेकिन सेथ कहता है कि मुझे मेरा गोल पता है कि मुझे क्या करना है। मेरा गोल है कि मैं रेडियंट को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। और सेथ हेमलिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। हेमलिन तो बहुत ही इमोशनल हो जाती है, लेकिन उसे अभी भी सेथ के इतने अनबिलीवेबल ड्रीम पे यकीन नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि क्राउड रंबल होने लगता है एंड क्लियर होता है, जहाँ से गोल्डन कलर की लाइट अंदर आती है। पता चलता है कि होली नाइट्स की बैटलशिप वहाँ पे आ चुकी है, जिसे देख के वहाँ के लोग तो बहुत ही रिलीफ फील करते हैं कि फाइनली वो सर्वाइव कर जाएंगे। डार्ट रियलाइज करता है कि जो पैलेडियन है वो डिवाइन पावर यूज कर रही है मिरेकल क्रिएट करने के लिए, और उसे पता था कि ये एक डोमिनेटर के लिए तो यहाँ पे नहीं आएंगे, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पे पैलेडियन किसी और के लिए नहीं बल्कि सेथ के लिए आई है। जिसके बाद पैलेडियन विजर्ड्स को सरेंडर करने के लिए कहती है और सबके सामने हॉर्न विजर्ड को हैंड ओवर करने के लिए भी कहती है। साथ ही में वो सेथ के क्राइम भी सबके सामने लिस्ट करने लगते हैं, जो कि कुछ ज्यादा ही थे। सेथ को तो समझ में भी नहीं आता है कि पैलेडियन भला किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी नाम कह रहे थे सेथ को उनके बारे में थोड़ी थोड़ी मेमोरीज याद आती हैं। सेथ फिर उनसे कहता है कि तुमने किसी गलत इंसान को पकड़ लिया है, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे तुम पकड़ना चाहते हो। लेकिन सडनली हेमलिन सेथ को हॉस्टेज ले लेती है एंड पैलेडियन से उसे नेगोशिएट करने के लिए कहती है और अपनी जान के बदले में सेथ उन्हें जिंदा देने के लिए कहती है। सेथ उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। हेमलिन उससे विस्पर करके कहती है कि मैं तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारी जितनी वैल्यू मिल सके उतनी लेने की कोशिश कर रही हूँ। जिसके बाद हेमलिन उस जायंट प्रोजेक्शन के पास जाती है, पैलेडियन से कहती है कि सेथ के बदले में आपके प्रिजन में जितने भी विजर्ड्स हैं उन्हें फ्री कर दो। लेकिन पैलेडियन ऐसा करने से मना कर देता है। हेमलिन को पता था कि यही होने वाला है, जिससे वो अपने जायंट स्क्रॉल से उसकी तरफ अटैक करती है। लेकिन उसके जायंट अटैक से पैलेडियन के सिर्फ हाथ पे ही चोट लगती है, जिससे पैलेडियन हेमलिन की पावर पे हंसता है। सेथ को तो समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या हुआ। फिर हेमलिन अपना स्क्रॉल सेथ को देती है और उससे कहती है कि इसके अंदर मेरे भाई हैं, उन्हें अच्छे ट्रीट करना और उन्हें मॉन्स्टर की तरह ट्रीट मत करना। सेथ को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि हेमलिन क्या कह रही है, जिससे हेमलिन स्माइल करती है और उससे कहती है कि मैं हमेशा अपने गोल्स को लेकर लॉयल रहूंगी और जो मेरा गोल है उसे पूरा करने के लिए मैं एंड तक फाइट करती रहूंगी। जिसके बाद हेमलिन प्रोजेक्शन के पास जाती है, फाइट करने लगती है। उसी बीच में ग्रिम एंड मैली सेथ को लेके वहां से जाने लगते हैं। सेथ हेमलिन की हेल्प करने के लिए भी चिल्ला रहा होता है, लेकिन कोई भी नहीं रुकता है। हेमलिन भी सेथ से कहती है कि तुम अपने गोल पूरे करना। फिर वो पैलेडियन की तरफ से जो फर्स्ट पंच था उसे ब्लॉक कर देती है, लेकिन फिर वो कुछ और कर पाए उसके पहले ही जनरल आता है और उसे स्टैब कर देता है, जिससे हेमलिन के मुंह में से ब्लड निकलने लगता है और वो मरने से पहले सेथ से दुनिया चेंज करने के लिए कहती है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, जिसे देखकर सेथ सिर्फ चिल्लाता है। फिर सेथ जनरल को अटैक करने उसके पास आता है, लेकिन तभी पीछे से पैलेडियन आके सेथ को मार के नीचे गिरा देता है। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने ही वाला था, पायरन की बातें याद करके सेथ अपनी सील्ड पावर को एक्टिवेट कर देता है। फिर सेथ बहुत सारा मैजिक रिलीज करने लगता है और वहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है एंड सेथ अपना कॉन्शियसनेस खो देता है। जनरल उस पर फिर से अटैक करने के लिए उसके पास में आता है, लेकिन सेथ उसे एक ही स्मैक में डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद पैलेडियन अपना जिगेंटिक प्रोजेक्शन यूज करता है सेथ पे अटैक करने के लिए, लेकिन सेथ उसी पे अटैक करता है और उसके अटैक से पैलेडियन टेम्पररी अपने एक हाथ के सारे ही फंक्शंस को खो देता है। डॉग रियलाइज करता है कि सेथ बहुत ही डेंजरस है, इसीलिए उसे जल्दी ही मारना होगा। फिर वो अपने स्वॉर्ड निकाल के फाउंडर ऑफ होली नाइट्स की पावर को गैदर करता है और वहाँ पे एक मिरेकल हैलो क्रिएट होता है। उसकी डिवाइन पावर से डॉर्क सेथ की तरफ पावरफुल स्लैशेस फेंकता है, जिससे वो डिसबैलेंस हो जाए और उस पर फिर डायरेक्टली अटैक करने जाता है। डॉर्क को पता था कि सेथ ज्यादा देर तक इस फॉर्म में नहीं रह पाएगा, लेकिन सेथ हार नहीं मानता है और फिर उसे पंच करता है। लेकिन डॉर्क अपनी स्वॉर्ड से उसके पंच को ब्लॉक कर देता है और फिर उसे धक्का देकर दूर गिरा देता है।
सेथ टावर के एज को पकड़ लेता है, लेकिन तभी पीछे से टॉर्क आके उसे पंच करता है, जिससे सेथ दूर जाके गिरता है। फिर जनरल बाकी के बचे पैलेडियन को सेथ को ढूंढने के लिए भेजता है। यहाँ ग्रिम एंड मेली फुल स्पीड में सेथ को वहाँ से लेके जा रहे थे, जहाँ उन्हें समझ में नहीं आता है कि सेथ ने पहले बीस्ट जैसी पावर को अनलीश कैसे किया था। मेली बहुत ही वरिड थी क्योंकि सेथ मॉन्स्टर की तरह लगता है, लेकिन ग्रिम कहता है कि अभी हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है क्योंकि होली नाइट्स हमें ही ढूंढ रहे हैं। फिर वो अपने मैजिकल कॉफिन को बाहर निकालता है, जिसमें रिवील होता है कि बहुत सारे लोग अंदर ट्रैप हैं। ये देखकर मेली बहुत ही डर जाती है। ग्रिम बताता है कि ये सारे ही इन्फेक्टेड लोग हैं जिन्होंने कॉनरेड के इविल डीड्स को देखा था, इसीलिए उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उसने इन सभी लोगों को यहाँ पर छुपा दिया है। तभी हम देखते हैं कि उसी कॉफिन में से डॉग भी बाहर निकलता है। मेली उसे हाथ में ले लेती है और ग्रिम से पूछती है कि हमारे ग्रुप की इस कंडीशन में हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे, लेकिन ग्रिम कहता है कि उसकी चिंता हमें करने की जरूरत ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मैजेस्टी का पर्सनल एयरक्राफ्ट उन्हें लेने के लिए वहाँ आ गया है। फिर लोगों को एंड होली नाइट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पे फायरवर्क किया जाता है और इसके बाद एयरक्राफ्ट में बैठ के सेथ एंड उसके फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। जब सेथ भी होश था तो उसे ड्रीम्स में भी अपने फ्रेंड्स दिखाई दे रहे थे। उसे हैमलिन का भी विजन आता है जहाँ पर वो उसे नहीं बचा पाया था। इसका उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है और उसे गिल्ट था क्योंकि उसी की वजह से आइलैंड की इतनी बुरी हालत हो गई थी। तभी उसके ड्रीम में पाइडन भी आता है। वो उससे पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। पाइडन कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ा वरना तुम्हारी डेथ हो जाती। सेथ कहता है कि मुझे चेंज होकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि जब मैं ट्रांसफॉर्म हुआ और मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे फ्रेंड्स कौन है एंड मेरे एनिमीज कौन है। और कहता है कि मैं जब बीस्ट फॉर्म में था तब मुझे अजीब सी मेमोरीज भी दिखाई दे रही थी और इन सब चीजों के लिए वो पाइडन को ही ब्लेम करता है। पाइडन कहता है कि वो सारी ही मेमोरीज तुम्हारी थी, लेकिन सेथ इस बात पे बिलीव नहीं करता है। पाइडन कहता है कि वो सब मेमोरीज तुमने बीस्ट फॉर्म में बनाई थी और तुम्हारे पास में तभी तुम्हें फॉर्म दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारी मेमोरीज हैं जिन्हें तुम्हें अनलॉक करना होगा। सेथ उससे कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। पाइडन क्लेम करता है कि वो उसका बड़ा भाई है। सेथ शॉक रह जाता है, लेकिन फिर भी वो पाइडन को वहाँ से जाने के लिए कह देता है क्योंकि कुछ टाइम से अकेले रहना था। अब रियल वर्ल्ड में 1 वीक हो गया था और अभी तक सेथ को होश नहीं आया था, जहाँ पे क्रेजी मेली एंड डॉग फाइट कर रहे थे कि सेथ को होश कब आएगा। दोनों की लड़ाई के बीच में ही सेथ की आंख खुलती है और उसे होश आ जाता है। उसे होश में आता हुआ देख के उसके फ्रेंड्स तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वो नोटिस करता है कि उसके बॉडी पे ग्रिम के बैंडेजेस बंधे हुए हैं। तभी पीछे से ग्रिम आता है और बताता है कि जनरल टॉर्क के पास मैजिक को नलिफाई करने की पावर है, इसीलिए जो इंजरीज उन्होंने तुम्हें दी हैं वो मैजिक से ठीक नहीं होंगी। अब ग्रिम को ये भी डर था कि कहीं सेथ अपने एक हाथ के सारे ही फंक्शन खो ना दे, लेकिन सेथ कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे इस हाथ ने बहुत ही सारे वायलेंस क्राइम करे हैं, तो अगर ये हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो पूछता है कि रंबल टाउन का क्या हुआ, जिस पर ग्रिम बताता है कि रंबल टाउन की पूरी अथॉरिटी पैलेडिन्स ने ले ली है और वहाँ पे वो सबको रेस्क्यू एंड रिस्टोरेशन का काम कर रहे हैं। लेकिन कॉनरेड का क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। सेथ रिलीफ फील करता है कि फाइनली वो टाउन को होली नाइट से बचा लिया और उसे ये भी जान के अच्छा लगता है कि हेमलिन के सारे ही मॉन्स्टर एक केज में अच्छे से जी रहे हैं जो एकेडमी में है। अब रंबल टाउन के इंसिडेंट्स को कुछ टाइम हो गया था, जहाँ पे सेथ अपने रिकवरी पाथ पे था एंड कुछ टाइम बाद वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन अब वो पहले जैसा एंथुसियास्टिक नहीं रहा था। उसके बाद वो लोग मेलबा के कैफे में जाते हैं। मेलबा तो उन्हें इतने टाइम बाद देख के बहुत ही खुश थी, लेकिन डॉग बहुत ही नर्वस था कि वो मेलबा के सामने अपने बेबी फॉर्म में कैसे जाएगा। लेकिन मेलबा तो उसे इस फॉर्म में देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है, उसे हक करती है, जिससे डॉग को भी बहुत ही अच्छा फील होता है। कुछ टाइम बाद वो लोग वहाँ का सारा ही खाना फिनिश कर देते हैं, जिससे मेलबा कहती है कि आज का फूड स्पेशल था, वो उन हीरोज के लिए बनाया गया था जिन्होंने रंबल टाउन को सेव किया था। साथ में मेलबा बताती है कि पूरे ही टाउन में सिर्फ तुम लोगों की बातें हो रही हैं और न्यूज़पेपर में लिखा है कि सेथ ने होली नाइट्स एंड जनरल टोकैक को भी हराया था। लेकिन सेथ को ये सब कुछ सुन के अच्छा फील नहीं होता है क्योंकि इन सब से उसे सिर्फ हेमलिन की याद आती है। तभी उनके लिए वहाँ पे एक मैसेज आता है। मैजेस्टी ने रंबल टाउन के सक्सेस के लिए उनके लिए एक पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन करा था। मेली तो बहुत ही खुश हो जाती है, अपने साथ में मेलबा को इनवाइट करती है, लेकिन सेथ तो और भी ज्यादा अपसेट होता है। अब रात को सभी मैजेस्टी के पार्टी में जाते हैं, जहाँ पे सेथ नोटिस करता है कि डॉग तो पहले से ज्यादा बड़ा हो गया है। डॉग बताता है कि उसने अपनी सारी सेविंग का यूज करके ग्रो पोशन खरीद लिया था ताकि वो बड़ा हो सके एंड मेलबा के साथ डांस कर सके, लेकिन उस पोशन से तो वो कुछ सालों ही बड़ा हो पाया है।
तभी वहाँ पे मैजेस्टी आते हैं एंड लाइट पूरी सेथ की तरफ आती है क्योंकि वही अभी टाउन का हीरो था जहाँ पे सभी उसके लिए चीयर करते हैं। फिर उसे स्टेज पे लाया जाता है। सेथ को इतना सारा अटेंशन बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन मैजेस्टी तो सेथ की पूरी ही लाइफ स्टोरी सबको बताती है कि वो कैसे एक छोटे से टाउन से आया था और यहाँ पे उसे किंग ऑफ डेप का नाम दिया गया था, लेकिन फिर भी उसने होली नाइट से फाइट करी थी एंड इविल डोमिनेटर को भी हराया था। जैसे ही सब उसे हीरो बोलने लगते हैं, उसके लिए चीयर करने लगते हैं, सेथ तो सिर्फ हेमलिन की डेथ के बारे में ही सोचता है और भी ज्यादा अपसेट हो जाता है। फिर मैजेस्टी उससे पूछते हैं कि तुम अब नेक्स्ट क्या करने वाले हो, जिस पर वो कहता है कि मैं रेडिएंट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुन के ही क्राउड में तो सभी उसके लिए चीयर करने लगते हैं। मैजेस्टी फिर उसे क्राउड में टॉस कर देती है, जहाँ पे सभी लड़कियां उसे देख के खुश हो जाती हैं, लेकिन सेथ क्राउड में से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही वो निक से टकरा जाता है। निक उससे कहता है कि तुम बस लकी थे, अगर तुम्हारी जगह मैं रंबल टाउन में जाता तो और भी ज्यादा लोगों को सेव कर सकता था। फिर वो सेथ को ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है ताकि वो आर्टेमिस टाउन में सभी को प्रूव कर सके कि रियल हीरो वो खुद है, लेकिन सेथ को उसके साथ ड्यूअल करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, जिससे निक उसे टीज करने लगता है और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक भी करें।